नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर फ्लॉप रहा किसानों का भारत बंद। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के लोगों को हुई दिक्कत, पुलिस के साथ भी हुई झड़प। ममता के गुंडों ने फिर फैलाई हिंसा। बीजेपी लीडर दिलीप घोष पर जानलेवा हमला। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हॉस्पिटल में भर्ती। पीएम मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च। हर देशवासी की बनेगी हेल्थ आईडी। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। ओवैसी के बयान से मचा बवाल। कहा, मुसलमानों की हालत बैंड बाजे वालों जैसी है। शिवसेना ने कहा, ओवैसी बीजेपी की अंडरगारमेंट है। पाकिस्तान का मुरीद हुआ तालिबान। खुलकर की इमरान सरकार की तारीफ। दोस्ती बढ़ाने पर दिया जोर। पहली खबर फर्जी किसानों की नई नौटंकी पर। आज किसान आंदोलन का भारत बंद फ्लॉप रहा, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने आम लोगों के साथ जबरदस्ती की, बैरिकेड्स तोड़े और ट्रैफिक को जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतें हुई। कई जगहों से पुलिस से झड़प की खबरें भी आईं, तो बेंगलुरु में एक डीसीपी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसानों ने रेल पटरी पर भी प्रदर्शन किया, जिससे 25 ट्रेनें लेट हुई। इस बीच फर्जी किसानों को विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिला। आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बवाल हुआ, लेकिन राकेश टिकैत ने इन घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर साहब, किसानों का भारत बंद एक बार फिर फ्लॉप रहा है। इस बार लोगों ने समर्थन नहीं, गुस्सा जताया है, क्योंकि उन्हें आने जाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जो भारत बंद है, ये दरअसल ये प्लान इसलिए होता है कि हर महीने ये कहते हैं कि ये 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 10 महीने हो गए। ये बेकार का ये आंदोलन चल रहा है, ये बेसिकली मर चुका है। आज भारत बंद फिर से इन्होंने किया, फिर से फ्लॉप रहा। करते क्या है ये जो दिक्कतें मीडिया में, इनको सुर्खियां बटोरनी, तो कैसे बटोरा जाए। तो 20-25 आदमी को आपने खड़ा कर दिया कहाँ पे? गाजीपुर में। 20-25 आपने गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। ट्रैफिक जाम। इन लोगों को मालूम है कि सरकार लाठी चलाएगी नहीं, गोली चलाएगी नहीं, किसी को हताहत होगा नहीं, पुलिस बल का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए अपनी मनमानी करो। और इसी बात का फायदा उठा करके ये सड़क जाम कर देते हैं। सड़कें बाकी जगहों पे नॉर्मल रही, बैंक्स, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनें, हर जगह वो नॉर्मल यातायात, कहीं कोई बंद का कोई असर नहीं। असर कहाँ दिखा? सिर्फ केरल के अंदर में। केरल में वामपंथियों की सरकार है, अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है, और इन दोनों ने मिलके केरल में कहा कि भाई, जब सरकार कहती कि भाई बंद, बैंक बंद, सारा कुछ बंद, आपने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया कि भाई चलो भाई बंद कर देते हैं। सरकार ही खुद बंद करवा रही है। और मजेदार बात यह है कि बंद कराने वाली सरकार, बंद कराने वाली पार्टी वहां पे समर्थन तो कर रही है, लेकिन केरल के अंदर में ना एमएसपी चलता है, ना वहां पे मंडी का कोई सिस्टम है। ये दोहरा चरित्र आप समझिए। अब यहां पे ट्रेनें कुछ 20-25 लेट हुई, वो इसलिए कि बहादुरगढ़ के पास जो है कुछ 20-25 किसान, ऐसा नहीं कि हुजूम आ रहा है, 20-25 किसान वो पटरी पे बैठ गए, और पटरी पे बैठ जाएंगे तो देर होगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये बता रही हैं कि ये आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें एक एलिमेंट ये भी मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर में दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो पहुंचे थे। किसानों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। मतलब ये कि पूरा कन्फ्यूजन है, किस लिए कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लीडरशिप आपके पास है, कहीं पे आप गाड़ी चढ़ा दे रहे हो, कहीं पे बैरिकेड तोड़ रहे हो। और एक लेटेस्ट तस्वीर आई, उसमें हमने देखा कि पंजाब में ये किसान एक स्वीट शॉप को लूट रहे थे, मिठाई की दुकान को। तो ये लुटेरे किसान हैं क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दलाल, मंडियों के दलाल, ये सारे लोग उस तरह के लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं पंजाब और यूपी विधानसभा चुनाव का। इसलिए जनता का समर्थन इनके साथ नहीं है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही है। राइट।
दूसरी खबर बंगाल हिंसा पर। भवानीपुर में उपचुनाव से पहले ममता के गुंडों ने फिर हिंसा फैलाई और बीजेपी नेता दिलीप घोष पर जानलेवा हमला किया, जिसमें दिलीप घोष समेत कई नेता बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अगर ममता उपचुनाव नहीं जीती तो उनकी कुर्सी जा सकती है। इसीलिए ममता के गुंडों ने हिंसा फैलाकर उपचुनाव में बवाल करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों ममता और उनके गुंडे इस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की सरकार वो तालिबानी सरकार है। जो लोग छाती पीटते हैं कि तालिबान ये कर रहा है, वहां पे वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बंगाल में उससे भी खराब हालत है। वहां पे आप बिल्कुल ही चैन से जिंदगी जी नहीं सकते अनटिल अनलेस आप अपना सब कुछ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, उनके सिंडिकेट, उनके सड़क छाप लीडर्स, उनके सामने अगर आप नतमस्तक नहीं हैं, बंगाल के अंदर आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब वैसी मुख्यमंत्री जो खुद चुनाव लड़ रही हो और अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में अपोजिशन का एक लीडर वो कैंपेन करने जा रहा है, आप अपने समर्थकों को भेज देंगे कि भाई क्यों कैंपेन कर रहे हो हमारे इलाके में? अरे इलाके तो गुंडों के होते हैं, कायरों के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई इलाका थोड़ी होता है। आप वहां पहुंच गए, धक्का मुक्की शुरू कर दिया आपने ये भी नहीं सोचा कि वहां पे इस तरह की तस्वीरें आएंगी। तो ममता बनर्जी, दरअसल दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी को लगता है कि ये गुंडागर्दी जब मैं करती हूं, बंगाल की जनता डर जाती है और उसे वोट देती है। और ये बंगाल कल्चर, जो भद्रलोक कलकत्ता बीच टाउन में ही भवानीपुर, तो जो बंगाल के ऊपर, बंगाल अस्मिता के ऊपर गर्व करने वाले लोग हैं, उनको बताना चाहिए, उनको सोशल मीडिया में आकर के सामने आकर के कहना चाहिए कि यही वो बंगाल है, यही वो कल्चर है कि जहां आप पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने अपोनेंट को कैंपेन करने तक नहीं देते। आपने मारपीट कर दिया। जो दक्षिण कलकत्ता का जो बीजेपी का अध्यक्ष है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और ये चुनाव अगर हार जाएगी तो ये फिर भवानीपुर में ढूंढेंगे भी कोई किसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उनकी लड़कियों को घर से खींचा जाएगा, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा, उनके मर्दों के साथ मारपीट की जाएगी। तो ये ममता बनर्जी का असली चेहरा है। घटिया राजनीति की वो एक ऐसी मिसाल है जो आज़ाद भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस बार भी ये हिंसा ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही कर रही हैं। अब आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर। पीएम मोदी ने आज लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास सौगात दी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। इस मिशन का मकसद है कि हर शख्स की हेल्थ केयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा। यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची नहीं ले जानी होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। डॉक्टर सिर्फ आपकी आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका कहां पर क्या इलाज हुआ था। डॉक्टर साहब, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? अब ये जो योजना प्रधानमंत्री ने आज जो लॉन्च की है, ये रेवोल्यूशनरी योजना है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति है और लोगों के लिए इसको कह सकते हैं कि संजीवनी कार्ड है ये। इस कार्ड का नाम बदल के संजीवनी कर देना चाहिए। वो इसलिए आपकी तबीयत कहीं खराब है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, आपका आधार भी जुटा हुआ रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही बेहोश भी हो, तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपके लिए कि अगर आप बेहोश भी हैं, आपको होश भी नहीं है, हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपका थंबनेल, आपका बायोमेट्रिक्स कंप्यूटर में जैसे ही एंट्री हुआ, आपकी सारी जानकारी डॉक्टर के पास होगी। आप हॉस्पिटल बदल रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, ये पूरी योजना इंश्योरेंस के साथ भी जुड़ी हुई है, पैसे भी नहीं लगेंगे। पहले आप देखिए, ये पहले क्या था, एक बहुत बड़ा बवाल मचा कि भाई गरीब हैं, उनको राशन सरकार के द्वारा दी जाती है, तो आप जिस राज्य में हैं, जिस शहर में हैं, वहीं से मिलेगा। दर की ठोकरें खा रहे थे, प्रॉब्लम हुआ। अब क्या है कि इससे एक तो पूरे देश के लोगों की मेडिकल हिस्ट्री, उसकी एनालिसिस, उसका सारा कुछ, एक तो रिसर्च में ये काम आएगा और दूसरा लोगों की सुविधाएं
इसमें तो इसको कह सकते हैं कि लोग जो भी ये हेल्थ कार्ड बनाने के बाद वो इससे अटैच होता जाएगा। अब आप देखिए कि ये आप विश्व की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके साथ इस तरह की फैसिलिटी मैच करने लायक आपने कर दिया। मतलब ये एक विज़न है इस गवर्नेंस में कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस में किस तरीके से करते हैं, उसका एक ये उदाहरण है। दूसरा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका ये एक संकेत है। तीसरा, ये सरकार आम आदमी के सहूलियत के लिए जिस तरीके से हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर के आती है, मैं आपको बता दूं कि इस योजना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार को कई सालों तक याद किया जाएगा। जी, एक बार फिर से जनता को पीएम मोदी ने एक तोहफा दे दिया। राइट। अब खबर ओवैसी की बयानबाजी पर। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर एक ऐसा बयान दिया जिससे घमासान मच गया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, सपा और बसपा मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इन दलों के बीच मुसलमानों की हालत बैंड बजाने वालों जैसी हो गई है, जिसकी जरूरत दूल्हे को शाही कुर्सी पर बैठाने के बाद खत्म हो जाती है। ओवैसी के इस बयान पर मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा तो वहीं शिवसेना ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया और ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट बता दिया। डॉक्टर साहब, मुस्लिम वोट बैंक को जुटाने आए ओवैसी ने तो मुसलमानों को ही नहीं छोड़ा। देखिए, सत्य हमेशा कड़वा नंगा होता है। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। अगर जो मुस्लिम रहनुमा, ये मौलवी, ये मौलाना, ये जो नाराज हो गए हैं, ये सब लिफाफा छाप मौलाना है। पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव के दौरान लिफाफा लेना, पैसा लेना, उनके फेवर में फतवा जारी करना, यही इनका धंधा है। हकीकत क्या है? ओवैसी ने क्या गलत कह दिया? ओवैसी ने तो यही कहा कि भाई हर जगह आप सेकुलर पार्टीज को वोट देते हो, आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनता? आपका होम मिनिस्टर क्यों नहीं बनता? फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनता? आप 2-3 मुसलमानों को टोपी पहना करके, दाढ़ी बढ़ा करके आप कैबिनेट में उसको हिस्सा दे देते हो, जगह दे देते हो, मामला खत्म। यही काम यूपीए करती थी। सलमान खुर्शीद को बना दिया है, 1-2 रहमान को निकाल लिया कहीं से 1-2, लेकिन मुख्य जो कुर्सियां होती, जो 4 बड़े डिफेंस मिनिस्टर मुसलमान क्यों नहीं बनाया? 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, तथाकथित सेकुलर पार्टी। फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? होम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? माइनॉरिटी के नाम पे आप एक सिख को आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुसलमान नहीं। मतलब ये बात जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये मुसलमानों की चेतना को झकझोरने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद ये जो इलेक्शन में और राजनीति के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे ये जो धंधा करने वाले लोग हैं, वो नाराज हो रहे हैं। और रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना आजकल बहुत ही दूसरे मोड में चली गई है। उनको कुछ कहना होता है, कुछ लिखना होता है, बात कहीं की, बात कुछ और वो ओवैसी को जो है वो टारगेट बना करके आपने एक लाइन ले लिया कि भाई ये बीजेपी को जिताने वाली पार्टी है। अच्छा, आपके साथ तो समाजवादी पार्टी का समर्थन है, अघाड़ी सरकार में, वहाँ पे भी इस तरह के बड़बोले लोग हैं जिसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है। तो वो किसके अंडरगारमेंट्स हैं, ये बकायदा राउत जी को बताना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर तालिबान पर। आतंक का सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान का अब तालिबान भी मुरीद हो गया है और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से तालिबान को समर्थन दे रहा है, उसे लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने आशंकाएं जाहिर की हैं कि हाल ही में यूरोपीय संसद में अफगानिस्तान में इस्लामाबाद की भूमिका पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान की तालिबान को मान्यता दिलाने की कोशिशों पर आश्चर्य जताया गया है। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान को लेकर उसका जो रुख है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अफगानिस्तान अब पेशावर तक सड़क के जरिए जुड़ेगा। न सिर्फ पेशावर बल्कि तालिबान ने पाक के बाकी शहरों को भी सड़क के रास्ते पाकिस्तान से जोड़ने की योजना तैयार कर ली है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीफ क्या तालिबान की कोई नई चाल दिख रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये इमरान खान की जो सरकार है, जो उसके अंतर्गत जो पाकिस्तान की जो गत हो रही है, मुझे वो मुहावरा याद आता है कि ये इमरान खान 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा। अब सवाल क्या है कि पूरी दुनिया तालिबान से बचना चाह रही है।
तालिबान को आतंकी बता रही है, तालिबान को विश्व शांति के लिए खतरा बता रही है। और ये महाशय ये जो कुरैशी जो गया है न्यूयॉर्क, और जो इमरान खान के जो इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें जो आ रही हैं, जो बातचीत पाकिस्तान से निकल रही है, ऐसा लगता है कि ये सरकार पाकिस्तान की नहीं है, ये तालिबान की स्पोक्स पर्सन बन गई है। इसलिए यूरोपियन यूनियन में भी आश्चर्य, अमेरिका ने भी कहा रिथिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटजी पे चल रहा है कि जिसमें वो अफगानिस्तान और तालिबान का खौफ दिखा करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। दिस इज इट्स स्ट्रेटजी कि भाई अगर हमको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, अगर तालिबान को कंट्रोल नहीं हम कर सके तो पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। इस तरह की रणनीति पे वो काम कर रहा है, जो मुझे लगता है कि ये बैकफायर करने वाला है। और अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। अभी ये बता रहे हैं कि भाई रोड बनाएंगे बाद में। ये रिकॉर्ड हमने करना शुरू किया, उसके ठीक 1 घंटे पहले ग्वादर के पास जिन्ना की तस्वीर को ही बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया है। वहाँ बलूची लोग बवाल कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बदलते हुए हालात की। यकीन मानिए, आप घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो पड़ोसी को डसेगा, आपके घर परिवार के लोगों को नहीं डसेगा, ये तो होता नहीं है। अभी अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहनी हैं आतंकवाद के नाम पे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक एंड बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।